नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में 50 क्वेश्चन किए थे, उसके आगे का आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सुबह के 9 बजे वाली क्लास में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू की है, तो आप लोग उसको देखिए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है रिवेटेड जॉइंट में एक्सपीरियंस, मतलब रिवेट जॉइंट जो है आपकी वो कौन कौन से फोर्स को या कौन कौन से स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, तो टीयरिंग फ्लोर ऑफ प्लेट्स आप निकालते हैं, टीयरिंग फ्लोर टीयरिंग लोड आप निकालते हैं। ठीक है, शियरिंग स्ट्रेस निकालते हैं, बेयरिंग स्ट्रेस निकालते हैं। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा टीयरिंग, बेयरिंग और स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग का मतलब वही हुआ। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस आपके सही होंगे। 51st का कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि द मैक्सिमम एक्सियल लोड व्हिच इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द कॉलम इन अ स्मॉल डिफ्लेक्टेड शेप इज कॉल्ड। वह कौन सा लोड है जो मैक्सिमम लोड जो कॉलम को क्या कर सकता है? डिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा है आपका? क्रिपलिंग लोड कहलाता है। क्रिपलिंग लोड को बकलिंग लोड और क्रिटिकल लोड दोनों कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स। हम आपको पता है स्लेंडरनेस रेशियो बराबर आपका होता है, ठीक है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये कैसे निकलता है? अंडर रूट में के मिनिमम अपॉन एरिया। ठीक, ये होता है। ठीक, तो इससे आपका सिलेंडरनेस रेशियो निकल जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? इफेक्टिव लेंथ अपॉन जो है रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसमें से कोई दिया ही नहीं है, पहला दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, सही बात है, यही होगा। अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए होता है। ठीक है, अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए होता है। आपका क्या हो जाता है? ये रेडियस ऑफ जाइरेशन। और सिलेंडरनेस रेशियो क्या हो जाता है? इफेक्टिव लेंथ अपॉन जो है मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक, तो इसमें सिलेंडरनेस रेशियो की बात की है, तो मिनिमम जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये चीज नहीं होगा। इफेक्टिव लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी नहीं होगा। रेडियस ऑफ जाइरेशन अपॉन इफेक्टिव लेंथ, ये तो उल्टा हो गया है ना। तो आपका कौन सा? नॉन ऑफ द अबव सही हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से आपको कौन सा जो है करेक्ट है, कौन सा सही है बताना। ठीक है, द टैकिंग रिवेट्स आर यूज्ड इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर एडजेसेंट रिवेट एक्सीड 12 टी या 200 mm whichever is less। ठीक है, और सेकंड है आपका टैकिंग रिवेट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू बी कैलकुलेट स्ट्रेस। थर्ड है आपका टैकिंग रिवेट आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट बैक टू बैक। टैकिंग रिवेट होता क्या है? ठीक है, टैकिंग रिवेट आपका मान लीजिए आपका ये कोई गसेट प्लेट है। ठीक है, गसेट प्लेट है आपका। ठीक, इसके एक ही तरफ दो मेंबर्स आपके लगा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप जो है एंगल सेक्शन का यूज कर रहे हैं, इसके एक ही तरफ आपने दो जो है एंगल सेक्शन को लगा दिया है ना। तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे रिवेट लगा देते हैं, यहाँ पे रिवेट लगा देते हैं। ठीक, लेकिन ये जो दो एंगल होते हैं आपके, ये दो जो लेंथ होती हैं, ये दोनों अलग रहती हैं। तो इन दोनों को कंपोजिट सेक्शन की तरह काम करें तो यहाँ पर रिवेट्स को लगा के जोड़ दिया जाता है, तो इन्हीं को टैकिंग रिवेट कहते हैं। ठीक है, तो टैकिंग रिवेट के मामले में, ठीक है, ये आपके तीनों ऑप्शंस क्या हैं? सही हैं। ठीक, तो ऑल ऑफ द अबव आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है द थिकनेस टी ऑफ अ सिंगल फ्लेटलेस इंक शुड नॉट बी लेस देन। सिंगल फ्लेट के लिए 1/40 होता है। ठीक है, 1/40। अगर डबल की बात किया तो 1/60। ठीक, तो कौन सा दिया है? सेकंड ऑप्शन आप देखिए, 1/40 लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा, to keep intensity of bearing pressure between the column base and concrete compressive to vary from 0 to 2p upon VL, the ratio of moment। ठीक है, तो मोमेंट का रेशियो कितना होता है? L/6। ठीक, कितना होता है? L/6। कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है IS 800-1971 के अकॉर्डिंग आपको बताना है that is the splice plate the number of rivets carrying calculated shear stress through the packing greater than 6 mm टू बी कंसीडर्ड बी इंक्रीज 2.5 हाफ एवरी। देखिए, जब आप देखते हैं दो प्लेट होती हैं आपकी, एक प्लेट मान लीजिए इतने थिकनेस की है, दूसरी प्लेट कम थिकनेस की होती है, कम थिकनेस की है, तो क्या करते हैं यहाँ पे? आप पैकिंग कर देते हैं। पैकिंग करते हैं तो इसमें भी तो रिवेट्स आपको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रत्येक जो है 2 mm के लिए 2.5% हम क्या बढ़ा देते हैं? रिवेट्स की संख्या। ठीक है, तो वही चीज आपको पूछा गया, 2.5 mm, तो कितने? प्रत्येक 2 mm थिकनेस के पैकिंग के लिए। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हमारा कि the movement of the couple set up in the section of a beam by the longitudinal compressive and tensile force। देखिए, जो बीम के कारण जो मूवमेंट सेटअप किया जाता है उसे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि वो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो रेजिस्ट करता है। जो आप लोड लगाते हैं उसके कारण जो मूवमेंट जो है आपका जनरेट होता है, उसको रेजिस्ट करने के लिए बीम अपने सेक्शन में मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है
कैसे? शियर फोर्स आपका देखिए, कंप्रेसिव फोर्स आप अगर बनाते हैं, ठीक है, तो एक कंप्रेसिव फोर्स आपका लगता है, एक टेंसाइल फोर्स लगता है, ठीक है, तो ये कपल एक मूवमेंट जनरेट होता है। मूवमेंट जनरेट होता है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। करता क्या है, जो आप जो है लोड लगा रहे हैं उसके कारण जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसको रेजिस्ट करता है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में बी डिक्रीज्ड बाय। डिफ्लेक्शन आपको पता है, कोई भी आप एक डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लीजिए, मान लीजिए आप WL³ अपॉन 3EI ले रहे हैं, ठीक है, ये कैंटिलीवर का पॉइंट लोड के कारण फ्री पे लगा, ठीक है। EI आपका देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है I, और I आपका अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है तो BDQ अपॉन 12, मतलब आपका जो डिफ्लेक्शन है वो D के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है D³ के। होता B के भी है, आप B भी बढ़ाएंगे तब भी डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा, लेकिन आप मान लीजिए B को दोगुना करेंगे तो केवल 2 टाइम्स जो है डिक्रीज होगा, लेकिन अगर आप D को दोगुना कर देंगे तो 8 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो आप कौन सा इफेक्टिव होता है? D को बढ़ाना इफेक्टिव होता है, इसलिए अगर हम डेप्थ बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक है, तो इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, टू कैलकुलेट एरिया ऑफ कवर्ड प्लेट इन बिल्ट अप बीम द अलाउंस ऑफ रिवेट होल्स एट इज। देखिए, जब बिल्ट अप बीम की बात करते हैं तो रिवेट होल का जो अलाउंस लिया जाता है वो 13% लिया जाता है। कितना? 13%, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, 0.13, सेकंड ऑप्शन आपका दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट इंट्रोड्यूस। अगर हम सीमेंट कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो को कम कर दें तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर क्रीप एंड सिंकेज। देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो जितना ज्यादा होता है, आपका पता है कि क्या होता है, वर्केबिलिटी उतनी अच्छी होती है, लेकिन श्रिंकेज भी उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा पहला, ग्रेटर डेंसिटी एंड स्मॉलर परमेबिलिटी, ये भी सही होगा क्योंकि वाइड्स आपके कम जनरेट होंगे, ठीक है। इंप्रूव द फ्रस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये भी सही है। फ्रस्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? जो आपका फ्रीजिंग एंड थाविंग के जो प्रति जो प्रतिरोध होता है उसी को हम कहते हैं फ्रस्ट रेजिस्टेंस, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट की कौन सी प्रॉपर्टी है? हाइड्रेट रैपिडली। नहीं, हाइड्रेट रैपिडली का मतलब हो गया C3S, ठीक है, या फिर हाँ C3S कह सकते हैं, C3A कह सकते हैं, ठीक। और आपका जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, सही है, क्योंकि जो C2S होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्या करता है ये, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन की सबसे कम वैल्यू जनरेट करता है, ठीक है, तो यही आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको सही जो है चुनना है, कौन सा है? द बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इज यूजुअली अबाउट 10% मोर देन द कोर्स एग्रीगेट ऑफ स्मॉलर कंपोजिशन। देखिए, जो स्मॉलर एग्रीगेट होते हैं आपके, उनमें वाइड्स ज्यादा मतलब वाइड्स कम होते हैं, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर हम कोर्स एग्रीगेट की बात करें तो उनमें वाइड्स ज्यादा जनरेट होते हैं। तो सेम वॉल्यूम अगर आप ले लीजिए कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का, तो आपके फाइन एग्रीगेट की जो है बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। आप जब निकालते हैं किससे? वाटर कंटेंट जब आप ज्ञात करते हैं पिग्नोमीटर से, तो उसी जो है एग्रीगेट का आप निकाल सकते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पहले से पता होती है, तो ये भी सही है। लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ पोरोसिटी ऑफ एन एग्रीगेट इन्फ्लुएंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, जितना ज्यादा आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होगा एग्रीगेट का। देखिए, एग्रीगेट आपका मान लीजिए एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, आपने सीमेंट कंक्रीट बनाई, सीमेंट कंक्रीट के हाइड्रेशन के लिए आपने जो है कितना 35% पानी मिला दिया, ठीक है, आपने 35% जो है जो मिलाया, 25% मतलब 38%, आपने 25 और 15 38% आपने मिलाया पानी। तो पानी क्या होता है कि जो इसमें पानी है वो एग्रीगेट्स के वाइड्स में एब्जॉर्ब किया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए जो पानी की मात्रा है वो कम पड़ जाएगी। पानी की मात्रा अगर कम पड़ जाएगी, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, तो तीन चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, CRRI आर यूज्ड टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड कंक्रीट। CRRI में किसने दिया था? वाटर सीमेंट रेशियो दिया था, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो के जो ग्राफ बनाया था उन्होंने, वही चीज है वाटर सीमेंट रेशियो, जो आपके प्रोफेसर अब्राहम ने कहा था कि स्ट्रेंथ जो है किसके वाटर सीमेंट रेशियो पर डायरेक्ट डिपेंड होती है, ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा आपका। तो वाटर सीमेंट रेशियो का ही जो ग्राफ है वही CRRI से संबंधित है, ठीक, तो कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा गलत है? द बॉटम एंड टॉप एंड्स ऑफ द स्लम्प मोल्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, जो बॉटम एंड टॉप एंड्स की बात करें, ठीक है, तो पैरेलल तो होता है, ये सही है आपका। द एक्सिस ऑफ द मोल्ड इज परपेंडिकुलर द एंड ऑफ फेसेस, ठीक है, फेस के एंड के परपेंडिकुलर होता है, ये भी सही है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री
टू सेट सीमेंट, ठीक है, ये भी सही है आपका। द मोल्ड इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, नहीं, जो मोल्ड आपका होता है वो फ्रस्टम ऑफ कोन होता है, फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, कोन का एक कटा हुआ, शंकुछिन्नक हिंदी में बोलते हैं इसको, शंकुछिन्नक, ठीक है, तो वही होता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द इंजीनियर इन चार्ज अप्रूव्स द 10 सेंटीमीटर क्यूब may be used for the work test of concrete provides maximum nominal size of aggregate। देखिए जब आप जो है टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर 10 सेंटीमीटर के क्यूब करते हैं तो 20 सेंटीमीटर आपकी मैक्सिमम साइज होनी चाहिए एग्रीगेट की, ठीक है, इससे अधिक साइज नहीं होनी चाहिए जब आप 10 सेंटीमीटर का क्यूब यूज करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। देखिए ऑर्डिनरी कंडीशन की बात किया तो ठीक है, 7 days फॉर बीम सफिट, सही है, 14 days फॉर द बॉटम ऑफ स्लैब स्पान अप टू 4.6 मीटर। देखिए बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ाएंगे तो पूरी चीजें इसमें बताएंगे कि कितना जो है आपका स्ट्रिपिंग ऑफ क्या, स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्मवर्क, मतलब फॉर्मवर्क को हटाने का समय क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 21 दिन ऑफ द बॉटम ऑफ बीम्स ओवर 6 मीटर स्पान, तीनों सही है आपके, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टू बेड कंक्रीट में कॉज, ज्यादा गीली कंक्रीट है तो क्या कॉज करेगी, वीकनेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो हो जाता है तो क्या, वर्कबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन वाइट्स उतनी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसकी वीक हो जाती है कंक्रीट, तो पहला सही है, ठीक है। एक्सेसिव लेटेंस, ठीक है, ये भी सही है, सेग्रीगेशन भी होता है, ये भी सही है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सरफेस where two successive placement of concrete meet are known as, देखिए जहां पे दो, मान लीजिए एक प्लेसमेंट आपने कंक्रीट जो है रोड बना रहे हैं कि यहाँ पे है कि यहाँ पे, दोनों यहाँ पे मिलेंगे तो क्या कहलाता है, ये कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट यहाँ पे होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एग्रीगेट which passes through 25 mm IS sieve and retained 20 mm size the flaky, देखिए 25 mm से पास हो जा रहा है, 20 mm से रुक जा रहा है, इसका मतलब इस पार्टिकल की जो एवरेज साइज होगी इन्हीं दोनों के बीच में होगी ना, तो 25 प्लस 20/2 अगर हम कर देंगे कितना हो जाएगा, 45, मतलब कितना हो जाएगा, 45 मतलब 21, 22.5 सेंटीमीटर है ना, 22.5 एग्रीगेट की हो जाएगी, और फ्लेकनेस के होने का मतलब 3/5 से अगर हम इसमें गुणा कर दें 22.5 से, क्या 5 और 20 5 ठीक है, 13.5 सेंटीमीटर, कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका 13.5 सेंटीमीटर से अगर अधिक है तो आपका कम है तो फ्लेकी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऑन ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग रिप्रेजेंट, देखिए ग्रेडिंग कर्व आपका होता है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई तो गैप ग्रेडिंग होगा, वर्टिकल लाइन आ गई इसका मतलब एक ही साइज के कई सारे कण उपस्थित हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, टू ऑब्टेन अ वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज वेरी फाइन ग्रेन, ठीक है, बहुत हाई स्ट्रेंथ आपको कंक्रीट जो है चाहिए तो आपका क्या वेरी फाइन ग्रेन क्या यूज करेंगे, वोल्केनिक स्कोरिया, ठीक है, ये भी आपका एक एग्रीगेट होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लिखा है द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इज, मतलब बल्क डेंसिटी किसमें आपको पता है, डेंसिटी आज ही हमने आपको जो है कल आपका जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाएंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसमें डेंसिटी का जिक्र करेंगे तो किसमें होता है, केजी पर मीटर क्यूब, तो केजी क्यूबिक मीटर, केजी अपॉन क्यूबिक मीटर वही केजी अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है, तो यही आपकी बल्क डेंसिटी का फार्मूला होता है, मतलब यूनिट होती है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ पोजुलाना टू ऑर्डिनरी सीमेंट, देखिए पोजुलाना को अगर आप ऑर्डिनरी सीमेंट में मिलाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज इन अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है, थोड़ा रिएक्शन करने की दर घट जाती है, सही है ये आपका। रिडक्शन इन केमिकल एक्शन, ठीक है, सल्फेट के कारण जो एक्शन होता है वो घट जाता है, ये भी सही है। इंक्रीज इन सिंक्रेज बढ़ जाता है आपका, ठीक, तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, यूजिंग द लार्जेस्ट मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इन कंक्रीट रिड्यूस, देखिए अगर हम बात करें ज्यादा बड़े साइज के एग्रीगेट यूज करेंगे तो क्या होगा, सीमेंट कंटेंट आपका, देखिए द सीमेंट कंक्रीट आपका कम हो जाता है, देखिए कैसे, अगर आप क्या करेंगे, आप बड़े साइज के एग्रीगेट यूज करेंगे तो उसका सरफेस एरिया घट जाता है, सरफेस एरिया घट जाता है, इसका मतलब आपको जो है पेस्ट की कम जरूरत पड़ेगी, तो सीमेंट कंटेंट आप कम कर सकते हैं, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट भी आपकी वही बेड करने के लिए जब कम पानी की आवश्यकता होगी तो कम हो जाएगा। ड्राइंग सिंकेज आपका कम हो जाएगा क्योंकि पानी की मात्रा कम है, ठीक, तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। अगला है सी वाटर में क्या होता है, 3-3.5% तक इसमें साल्ट पाए जाते हैं, सही है। आरसीसी के लिए जो है क्या होता है, क्या कोरोड्स, मतलब आपको जो है आरसीसी या रिइंफोर्समेंट को क्या कर देता है, संक्षारित कर देता है, ठीक है। एक्सीलरेट द सेटिंग टाइम, देखिए जो आपका
सी वाटर होता है, आपको एक्सीलरेशन का भी काम करता है, ठीक है, इसमें जो साल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक, क्योंकि क्लोराइड आपको पता है एक्सीलरेटर होता है, तो क्लोराइड उसमें पाए जाएंगे क्योंकि साल्ट है, तो साल्ट अगर क्लोराइड पाया जा रहा है इसका मतलब एक्सीलरेटर का काम करेगा, तो तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। लगा है द फाइनल टेस्ट, देखिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर हम फाइनल टेस्ट करते हैं तो उसमें 5% से अधिक जो है नहीं रुकना चाहिए परसेंटेज रिटेन वेट। अगर हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड की बात करते हैं तो 10% से अधिक नहीं रुकना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो कौन सा सही है, व्हाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी वर्क के लिए व्हाइट सीमेंट, सिर्फ 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। पोजोलाना सीमेंट इज ग्रे इन कलर, C3S इज अ ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, तो यही सही हो जाएगा ना, C3S इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। आपको करेक्ट बताना है तो C3S क्या हो जाएगा, ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। और देखिए इसमें लगभग जो है क्या लिखा है, फोर्थ, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंटिल इट टू बी यूज्ड, ठीक है। तो इसमें जो है लगभग 1 से 2 क्वेश्चन के आंसर सही है। देखिए पहले जो है पोजोलाना सीमेंट इन ग्रे कलर, ठीक है, ये भी आपका थोड़ा बहुत सही है, ठीक है। और लिखा है व्हाइट सीमेंट इज अनसुटेबल फॉर ऑर्डिनरी वर्क, ठीक है, ये भी सही है क्योंकि व्हाइट सीमेंट का आप हम जनरली जो है क्या करते हैं, सजावटी कार्यों के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो सही, इसमें इसको जो है सस्सी ने क्या किया था, इग्नोर किया था, ठीक है। तो आप चाहिए तो थर्ड ऑप्शन सही लिख लीजिए या फिर इग्नोर कर दीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम क्या होती है, किसमें, उसमें जो कंप्रेसिव लोड होता है सारा कौन लेता है, कंक्रीट लेता है, ठीक है। तो कंप्रेशन इज ब्रॉन इंटायरली बाय द कंक्रीट, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज इन अ डबली रीइंफोर्स्ड बीम, if the depth of actual neutral axis of a doubly reinforced beam is greater than depth of critical neutral axis then the concrete attains maximum shear stress। देखिए इसमें सीधा बात कर दिया है कि ओवर रीइंफोर्स्ड या अंडर रीइंफोर्स्ड। अगर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हुआ आपका तो इसका मतलब कंक्रीट पहले फेल करेगा, अगर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हुआ तो इसका मतलब पहले स्टील फेल करेगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, देखिए लिखा है इफ द एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आपकी ज्यादा है किससे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, मतलब ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, इसका मतलब कंक्रीट अटेंस इज मैक्सिमम स्ट्रेस अर्लियर, पहला सही है। इफ लेस देन द टेंसाइल जोन अटेंस मैक्सिमम, ये भी सही है आपका, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, 2 सही हो गए तो, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए डायमेंशंस बीम नीड टू चेंज इफ द शियर स्ट्रेस, देखिए शियर स्ट्रेस अगर आपका टाउ का मान जो है 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से अधिक हो गया तो आपको क्या डायमेंशंस को चेंज करना पड़ता है, यही 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा है द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक, देखिए अगर आपका हुक है, ये हुक है तो इसके जो स्ट्रेट पोर्शन ये होता है, ये 4-5 होता है, 4-5, तो ये चीज पूछा है, कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ द डायमीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा द लेंथ ऑफ लैप इन टेंशन रिइंफोर्समेंट शुड नॉट, टेंशन रिइंफोर्समेंट, देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा सीधा दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपको इस प्रकार समझना है कि टेंशन में लैप लेंथ कितना होता है 35 और अगर कंप्रेशन की बात करें तो 24-5, ये दोनों आप याद कर लीजिए, यही आपका होता है, ठीक। डबल बार का 48-5, ठीक। अगली बार बात करते हैं, अगला क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट की बात करें अगर तो जो है देखिए जो डाया होता है ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट का वो 5/4 और 6 mm, जो इसमें से अधिक हो तो कौन सा इसमें दिया है 6 mm, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेशियो ऑफ स्पान टू द डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब की बात करें तो कितना 12, अगर वही हम बात करें किसके लिए सिंपली सपोर्ट के लिए 30, डबली स्लैब के लिए तो 35, कॉन्टिन्यूअस के लिए 40, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है इफ द लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट स्पान ऑफ कंटीन्यूअस बीम ऑफ स्लैब 5 मीटर द लेंथ ऑफ एंड स्पान, देखिए जो कंटीन्यूअस स्लैब होता है उसका जो एंड स्पान होता है वो इंटरमीडिएट स्पान का 0.9 टाइम्स होता है, 0.9 L, तो आपने पढ़ा होगा 0.9 × 5 यानी 4.5 मीटर, ठीक, 4.5 मीटर, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्री कास्ट पाइल जनरली यूज्ड, प्री कास्ट पाइल आपका देखो स्क्वायर एंड कॉर्नर्स चैम्फर्ड, आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह जो स्टेशन बनते हैं उसमें देखे होंगे कि जो बनते हैं कि स्क्वायर में लेकिन किनारे आपके क्या कर दिए जाते हैं, चैम्फर्ड कर दिए जाते हैं, ठीक है, चौकोर कर दिए जाते हैं, तो वही चीज कॉर्नर्स आपका क्या हो जाएंगे चैम्फर्ड, मतलब वही सर्कुलर टाइप का कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा
द डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल एज्यूम्स दैट द रिटेन अर्थ आपका क्या एज्यूम किया जाता है, ड्राई स्टेट में है, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, ये भी सही है, इट नो कोहेसिव, ठीक है। आपने जब भी आपका रैंकिन साहब का फॉर्मूला आया था तो उसमें कोहेजनलेस सॉइल को उन्होंने मान के किया था, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है इफ M1 एंड M2 आर द मेंबर्स ऑफ टू इंडिविजुअल सिंपल स्ट्रेसेस of a compound truss, the compound truss will be rigid if the determinants is, if determinants मतलब 1 प्लस देखिए M1 प्लस M2 प्लस M3 अगर है तो यही हो जाएगा इसका कंडीशन, M बराबर M1 प्लस M2 प्लस 3, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है इफ सिंपली सपोर्टेड बीम A कैरीज अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पान, ठीक है, अनदर, ठीक है। इसमें देखते हैं आपका एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका, और क्या कर रहा है ये सिंपली सपोर्टेड बीम ए कैरीज अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड स्पान, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये अपने मिड स्पान पर पॉइंट लोड मान लीजिए W ले रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अनदर आइडेंटिकल बीम बी कैरीज अ लोड बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो है इंटायर होल स्पान, मतलब संपूर्ण स्पान पे आपका क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है। तो आपको क्या याद करना है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम्स ए एंड बी, अरे यार इसमें होता है WL³ अपॉन क्या 48 EI, ठीक है, इतना होता है। और अगर हम बात करें तो इसका होता है 5 WL⁴ अपॉन 384 EI, है ना, और WL⁴ मतलब इस WL को बड़ा वाला W लिख लेंगे तो WL³ हो जाएगा। तो इसका रेशियो अगर हम ज्ञात किया जाए, ठीक है, तो क्या किसका किसका पूछा है, पहले A to B का कहा गया है, मतलब WL³ अपॉन 48 EI इंटू 384 EI अपॉन 5 WL³, है ना, तो L³ कट गया, EI कट गया, ठीक है। अब कितना 384 बटे 48 इंटू 5, ठीक है। तो देखिए 48 से कट रहा है क्या, 384 बटे 48 8 आ गया, ठीक है। तो 8/5 आपका आ रहा है, 8/5 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टोटल स्ट्रेन एनर्जी आपको पता है m² अपॉन m² dx अपॉन 2EI, है ना, यही तो होता है ये आपका, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन लिखा होता है, तो ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका m² अपॉन 2EI इंटू डेल एक्स, ठीक, थर्ड ऑप्शन आपका। लिखा है मटेरियल में फेल इन इफ, मटेरियल आपका फेल कब करेगा, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्सीड टू द डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा नॉट, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेन एक्सीड, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन आपका सिग्मा नॉट अपॉन ई, या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड सिग्मा नॉट बाय 2, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा, ठीक, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कीपिंग द ब्रेथ कांस्टेंट डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर बीम L, कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट, अगर आपको चौड़ाई को कांस्टेंट कर दिया जाए तो डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर of length L of uniform strength loaded with uniformly distributed load varies 0 at free end, and आपको इसमें पिछले क्वेश्चन हम इसमें करा चुके हैं, तो उसमें विड्थ की बात की थी, उसमें डेप्थ को कांस्टेंट किया था, लेकिन इसमें विड्थ को कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है, विड्थ को कांस्टेंट कर दिया तो डेप्थ आपसे पूछा है, ठीक है, डेप्थ आपसे पूछा है ना, यही तो पूछा है कीपिंग ब्रेथ कांस्टेंट डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, इसका डेप्थ कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है, यहाँ पे D आपको निकालना है, ठीक है। फिक्स्ड एंड पर आपको क्या निकालना है, द वेरीज फ्रॉम 0 to D, तो फिक्स्ड एंड पर आपका क्या निकालना है, डेप्थ कैंटिलीवर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ लोडेड विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W वेरीज फ्रॉम 0 to फ्री एंड, तो आपका फिक्स्ड एंड पर वही डेप्थ ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका अगर क्या जो है लोड की बात क्या नहीं, तो आपको पता है M अपॉन I इक्वल टू सिग्मा अपॉन Y, ठीक है। तो सिग्मा आपको, ठीक है, तो यहाँ पे आप M क्या रखेंगे, M को आप M ही रहने दीजिए, ठीक है, M को M ही रहने दीजिए। I की बात करें तो कितना हो जाएगा BD³ अपॉन 12 इक्वल टू सिग्मा अपॉन D/2, है ना, इसको रखिए 2 6 हो गया, है ना, 6 हो गया आपका, और D से D² हो गया, ठीक। तो 6M अपॉन BD² इक्वल टू सिग्मा, है ना, सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पे D निकालें अगर तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू B अपॉन 6M, सिग्मा इंटू B अपॉन 6M, ये D² बराबर हो गया, है ना। तो इसको अगर हम ज्ञात करें तो ठीक, ये आपका हो गया। अगर हम D बात करें D, तो क्या हो जाएगा सिग्मा B अपॉन
6m अंडर रूट में, है ना। ये आपका डी निकल के चला आया कहां पे, फिक्स्ड एंड पे। इन्होंने पूछा क्या, कीपिंग द ब्रेथ कांस्टेंट, ब्रेथ आपका कांस्टेंट है, डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर ऑफ एल, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ लोडेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात कर दिया है, ठीक है। तो 6b अपॉन m आ गया। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दें तो m बराबर क्या हो जाएगा, WL²/2, इसमें रखिए आप m, तो d बराबर अंडर रूट सिग्मा इंटू बी अपॉन 6 इंटू WL²/2, 2 3 या 6 हो जाएगा ना। तो d बराबर आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, d² बराबर अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू बी अपॉन 3WL², ठीक है। यही हो जाएगा आपका फिक्स्ड एंड पे, ठीक है। तो इसमें है कोई ऑप्शन 3 कितना हो जाएगा, सिग्मा बी अपॉन डी आपका निकालेंगे, है ना। तो d² उल्टा हो जाएगा इसका, ये 1/d निकल के आ रहा है, ठीक है। 1/d निकल के आ रहा है ना, 1/d²। तो d बराबर आपका हो जाएगा 3WL² अपॉन सिग्मा बी। देखिए ना यहाँ पे d नीचे है तो हम इधर ले जाएंगे तो 6m आपका ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये 1/d निकल के आ रहा था अभी तक, है ना। तो 3WL² अपॉन सिग्मा बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, 3WL² अपॉन L, अगर बाहर कर लेंगे तो वही 3W अपॉन सिग्मा डी अंडर रूट में। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दिया है, सेकंड ऑप्शन है ना, हाँ सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। सिग्मा बी, इसमें तो यार बी कैलकुलेट किया है लेकिन पूछा डी है, ठीक है। ये देखिए ना, ये पुराना वाला क्वेश्चन दे दिया है, उसमें आपका बी पूछा था तो वही दे दिया है, इसमें बी की जगह पे डी लिख दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका यही निकल के आएगा, ठीक। अगर डी भी पूछा होगा तो, लेकिन डी कहां से, यहाँ पे बी होगा, जो जितने ऑप्शन में डी लिखे यहाँ पे बी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक, करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि आपको बीसी मेंबर में आपको क्या निकालना है, फोर्स। बीसी मेंबर में आपको फोर्स निकालना है, तो इनमें से कौन सा फोर्स होगा, ठीक। चलिए ये भी देख लेते हैं, ये समझ में आया कि नहीं। इसमें आपको डी निकालना, उस ऑप्शन में जहां जहां डी लिखा था उसको बी कर लीजिएगा, सही हो जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, हिंज लगा हुआ है और यहाँ पर रोलर लगा हुआ है, ठीक है। और ये आपका हो गया। अच्छा हमको एक बात बताइए आप लोग, एक डायरेक्ट बात बताइए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। 4t हो गया आपका, ये 5t हो गया, है ना। ये देखिए बीसी मेंबर आपका ये है, बी और सी। आप हमको एक चीज बताइए, आप हमको ये बताइए कि जो आपका बीसी मेंबर है, अगर हम ज्वाइंट बी को बनाएं, ठीक है, तो एक मेंबर यहाँ पे है, एक मेंबर यहाँ पे है, एक यहाँ पे जो आपका रोलर सपोर्ट होगा, रोलर सपोर्ट पर आपको केवल एक रिएक्शन आएगा, मान लीजिए आरबी है ये, ठीक है। तो इस मेंबर में ये मेंबर कौन सा, एफ और ये सी, ठीक है। तो अगर हम एफ बी की बात करें, एफ बी बराबर आपका हो जाएगा, एफ बी आपका हो जाएगा, है ना, एफ बी आपका हो जाएगा किसके बराबर, आरबी के बराबर है। लेकिन जब हम सिग्मा एफ एक्स बराबर करेंगे तो एफ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। एफ बी सी बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे इधर कोई लोड ही नहीं लगा है, तो कोई ऑप्शन 0 का दिया नहीं दिया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ में आया ना। लिखा है इन अ शाफ्ट द शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। क्या होता है शियर स्ट्रेस, T अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ठीक है। तो टाउ किसके, लेंथ ऑफ शाफ्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो कौन सा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है। लिखा बेंडिंग मूवमेंट which when acting along would produce the maximum stress equal to the major principal stress caused by combined bending and torsion is called equivalent bending moment। आपको जब टॉर्जन और जो है किसके कारण, टॉर्जन और मूवमेंट के कारण जो आपका निकल के आता है बेंडिंग मूवमेंट, तो आपका इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट आता है, ठीक है। इसी तरह से टॉर्क व्हिच इज एक्टिंग, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टॉर्क होना चाहिए सेकंड ऑप्शन में, लेकिन लिखा है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो सेकंड गलत हो जाएगा, ओनली वन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है द यील्ड मूवमेंट एट द क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट दैट विल जस्ट प्रोड्यूस द यील्ड स्ट्रेस आउटर मोस्ट फाइबर पर, ठीक है। आउटर मोस्ट सेक्शन पर आपका अगर आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द सेक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका जो सेफ फैक्टर होता है कितना होता है, 1.5 होता है आपका, ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ठीक। 1.7 किसका होता है, सर्कुलर का। बात करते हैं, देखिए 99 हम आपको नहीं कराएंगे क्योंकि वो जो क्वेश्चन भी गलत था और एसएससी ने इग्नोर भी किया था, ठीक है, तो उसको नहीं करा रहे हैं। 100 आपका है द रेशियो ऑफ क्रिपलिंग लोड टू ऑफ अ कॉलम हैविंग बोथ एंड ऑफ द फिक्स्ड एंड द कॉलम हैविंग बोथ एंड हिंज। देखिए बोथ एंड फिक्स है आपका, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव बराबर हो जाएगा L/2, और बोथ एंड क्या है, अगला है बोथ एंड फिक्स्ड एंड बोथ एंड हिंज, मतलब एल इफेक्टिव बराबर एल हो जाएगा, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, मतलब PE1 अपॉन PE2, यही ज्ञात करना है ना। तो एक में L/2, तो L/2 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा अपॉन 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 1 अपॉन
ठीक है, 1/L का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर बाई 4, ठीक है, यही तो हो जाएगा। तो यानी 4 आपका आ जाएगा, 4L स्क्वायर, ठीक है, Pe1/P2 मतलब 4L स्क्वायर, L स्क्वायर आपका कट जाएगा तो 4 आना चाहिए, तो 4 था ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 4। ठीक, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए, समझ में आए कि नहीं आपको। और सुबह की क्लास में आपको 9 बजे से फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू हो गई है, तो आप लोग बताइए, जो है कल देख के बताइए कि कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, कल सुबह 9 बजे जरूर आइए और फ्लूइड मैकेनिक्स जरूर पढ़िए आप लोग। पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन क्लास है, आप लोग पढ़िए और बताइए कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहला लेक्चर। ठीक, कल सुबह हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आइएगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।